हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम फॉर 22 के चैनल पे हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या? प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा गया है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पाषाण यानी स्टोन एज, बी हो जाएगा ताम्र पाषाण या कैलोस्थ्रिक एज हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा सी ऑप्शन कांस्य युग यानी ब्रॉन एज हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा लौ युग, आयरन एज। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले थोड़ा की पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं। कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को मतलब अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका प्राग प्लस ऐतिहासिक हो जाएगा। तो प्राग का मतलब होता है इतिहास से पहले का समय। कौन सा? इतिहास से पहले का समय कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास से पहले का समय। ये पहले का समय कौन सा? जिसमें कोई लिखित प्रणाली नहीं थी, कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। लिखित क्या थी? लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। इसमें कोई सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ था जिसको पढ़ा नहीं जा सकता था। इसमें कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। साथियों, वही क्या हुआ, ये प्राग ऐतिहासिक काल कहलाया। और प्राग ऐतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्रस्तर युग यानी स्टोन एज यानी पाषाण युग भी कहा जाता है। और इसमें कोई लिखित हुई सामग्री प्राप्त नहीं हुई, कोई भी लिखित भाषा उस समय नहीं थी। सांकेतिक भाषा में लिखते थे जिसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता। ये इतिहास के पहले का समय कहलाता है, प्राग ऐतिहासिक काल। मगर इसमें पूछा गया कि विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा गया, इस संस्कृति को किस काल में रखा गया, प्राग ऐतिहासिक काल की संस्कृति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टोन एज यानी पाषाण युग में रखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शिकार और संग्रहण यानी हंटिंग एंड गैदरिंग, इकट्ठा करना। संग्रहण मतलब होता है इकट्ठा करना। बी हो जाएगा कृषि यानी एग्रीकल्चर। सी हो जाएगा पशुपालन, एनिमल। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? एनिमल हो जाएगा यानी पशुपालन, हस्बेंड्री। इसके बाद हो जाएगा औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये हो जाएगा। चार ऑप्शन दिए हैं। चले क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था पूछी गई यानी फर्स्ट स्टेज के बारे में पूछा गया। तो मानव सभ्यता में फर्स्ट स्टेज में क्या करता था? ये करता था शिकार और संग्रहण, शिकार करना और चीज़ों को इकट्ठा करना, ये करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्या रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? विशेषता के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग। बी हो जाएगा लिपि यानी स्क्रिप्ट। सी हो जाएगा व्यापार यानी ट्रेड। सी हो जाए डी हो जाएगा कला और शिल्प, आर्ट एंड क्राफ्ट। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रह जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसे हड़प्पा सभ्यता भी के नाम से जानी जाती है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी? ये कैसी थी? नगर के रूप में थी। नगर के रूप में बसती थी तो नगर नियोजन इसमें सिस्टम चलता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यानी नगर को अंग्रेजी में कहते हैं अर्बन, और देहात जो रूरल एरिया, रूरल को कहते हैं देहात। तो याद रखना नगर को अर्बन लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, किसने शुरुआत की थी? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद हमारा बी हो जाएगा अशोक, और सी हो जाएगा कनिष्क, डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो 4 ऑप्शन दिए गए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क और समुद्रगुप्त। चलो देखते हैं क्या पूछा गया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के बारे में पूछा गया। तो इसका पहले इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहेगा। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी कैपिटल क्या थी? तो राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र बनाया था। तो पाटलिपुत्र इस समय जो वर्तमान में जो पटना है बिहार में, उसी को पाटलिपुत्र कहा जाता है। तो इन्होंने राजधानी अपनी पाटलिपुत्र बनाई थी। और स्थापना कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने की थी? तो ये देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी इसकी स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। से संबंधित है। गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? ये पूछा गया, गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में, किस अन्य नाम के भी जाना जाता है? तो पहला हो जाएगा स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। बी हो जाएगा रजत युग यानी सिल्वर एज कहा जाता है। कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। लौह युग यानी आयरन एज कहा जाता है। देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। गुप्त काल जो है इसकी शुरुआत किसने की थी, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। किसने की थी? याद रखना आप लोग, इसकी जो स्थापना की थी श्रीगुप्त ने की थी। और कब की थी? तो 320 ईस्वी में इसकी की गई थी। कब तक चला था? 320 से 550 ईस्वी तक ये चला था गुप्त साम्राज्य। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो गुप्त साम्राज्य को गोल्डन एज यानी स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए क्या रहेगा, कुछ सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या रहेगा सत्याग्रह से संबंधित। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया था? यहाँ पर साथियों लिखा है उपयोग। क्या लिखा है? उपयोग जो है सबसे ज़्यादा किया था। तो पहला हो जाएगा महात्मा गांधी, बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, सी हो जाएगा भगत सिंह और डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ये 4 ऑप्शन दिए गए। देखते हैं क्या रहेगा उपयोग। सत्याग्रह मतलब होता है संधि विच्छेद का सत्य प्लस आग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। तो ये सबसे ज़्यादा उपयोग कौन कौन सत्याग्रह किए गए थे? तो पहला देख लेते हैं। सबसे पहला किया गया था चंपारण। कौन सा किया गया था? चंपारण। इसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद हुआ था दांडी। कौन सा हुआ था? दांडी मार्च हुआ था ये। तो पहला सबसे सफल आंदोलन रहा था चंपारण। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। नील की खेती के लिए महात्मा गांधी जी ने किया था। सबसे सफल आंदोलन रहा था। तो सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले सत्याग्रह का कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। क्या है? भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? ये पूछा गया कि भारत का जो संविधान है किस वर्ष लागू हो गया था। तो पहले देखते हैं 1947 को, 1947 को, बी हो जाएगा 1950 को, 1950 को, सी हो जाएगा 1960 को, 1960 को, डी हो जाएगा 1970 यानी 1970 को। आइए कुछ देख लेते हैं भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लेते हैं। इससे संबंधित लागू पूछा गया, मगर ये बन करके कब तैयार हुआ था? तो ये कब बन गया था पूर्ण रूप से? तो ये बन गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। कब बन गया था?
ये साथियों देख लेते हैं पूरी तरीके से बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसको बनने में कितना समय लगा था, तो इसको बनने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसको बनने में समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन कर के पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ था, ये पूछा गया, तो कब इसकी डेट कब लागू हुई थी, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। अब इसके निर्माता कौन थे? इसके निर्माता संविधान के निर्माता कौन थे? बनाने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जो थे, इन्होंने ये निर्माता थे किसके? ये निर्माता थे किसके? संविधान के निर्माता थे। बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और ये लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये 26 वाली डेट जो है, ये विशेष करके ध्यान रखना है। और ये लाभ तो जान गए होंगे आप लोग कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1950 को लागू हो गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पहला हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद और डी हो जाएगा मौलाना आज़ाद। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलो इसमें देखते हैं कौन सा रहेगा। तो फर्स्ट क्या पूछा गया? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चलो हम देख लेते हैं और कि पहले कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रेसिडेंट के बारे में देख लेते हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, भारत के पहले क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। मगर इसमें पूछा गया हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। कुछ राष्ट्रीय पक्षी से संबंधित ये क्वेश्चन रहेगा। चलो इसके ऑप्शन कुछ ऊपर नीचे हो गए, इसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या क्वेश्चन रहेगा? पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो पहला हो जाएगा मोर यानी पीकॉक, बी हो जाएगा बाज, बाज यानी हॉक कहा जाता है, और 2 ऑप्शन इसके नीचे हो गए। चलो देख लेते हैं। इसके हो जाएगा सी कबूतर यानी पिजन, डी हो जाएगा तोता यानी पैरट। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं क्या रहेगा इसका राइट आंसर। तो कुछ भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, इसके बारे में पूछा गया। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। कौन सा? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अंग्रेजी में इसे पीकॉक कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और ये इस संबंधित इससे जो की पॉइंट रहेंगे वो भी हम बता देंगे आप लोगों को। तो पहला हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो पहला हो जाएगा क्रिकेट, बी हो जाएगा हॉकी, सी हो जाएगा फुटबॉल, डी हो जाएगा कबड्डी। चलो देखते हैं इसका इससे संबंधित कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया। तो पहला ऑप्शन होती जो दिया गया क्रिकेट। क्रिकेट में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है, ये कभी कभी पूछ देता है। तो इसमें क्रिकेट में प्लेयरों की संख्या 11 होती है, 11 प्लेयर होते हैं। और हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं साथियों? तो हॉकी में जो है इसमें भी 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल में फुटबॉल में देख लेते हैं। फुटबॉल में भी हमारे फुटबॉल में 11 प्लेयर खेलते हैं। कितने प्लेयर खेलते हैं? फुटबॉल में 11 प्लेयर खेलते हैं। और कबड्डी में 7 प्लेयर खेलते हैं। तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है क्रिकेट में कितने, तो 11 प्लेयर। हॉकी में 11 प्लेयर यानी 11, फुटबॉल में 11 यानी 11 प्लेयर, और कबड्डी में 7 प्लेयर खेलते हैं। अगर भारत का राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया, तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है
वो हॉकी है। कौन-सा है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज के हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा है कि आपने जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। साथियों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों, अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।